जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा के जो है प्रीवियस ईयर ये यूथ कंपटीशन के बुक प्लेटफॉर्म से है। इसके द्वारा बुक लिखा गया और बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा है। पूरा प्रीवियस ईयर तो दिया ही है, हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाला है, तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो हम चलते हैं इसके पीडीएफ पर। टोटल 6664 है क्वेश्चंस, और मैं आपको जितना क्वेश्चन है इसमें, देखिए इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी है, जितना आपका है ना दरोगा का, बिहार कांस्टेबल का, सब का है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कितना अच्छा तरीका से यह डिज़ाइन किया हुआ है। आप लोग देख कर ही समझ जाइएगा कितना अच्छा से यह है। ये पीडीएफ है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम हो जाएगा, पहले टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा सोनू गुप्ता 909751, ये सर्च करिएगा तो आ जाएगा सोनू गुप्ता ऑफिशियल। ठीक है, सोनू गुप्ता ऑफिशियल आपका आएगा। उसमें लगभग 2000 2500 के करीब स्टूडेंट हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद आप आगे पढ़ पाइएगा आसानी से। माने यहाँ वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और हर कोई भी नया न्यूज आपको पहले वहीं पर आपको दिया जाता है। ठीक, तो अब देख लिए, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ज़्यादा अंडू पांडू बात नहीं करेंगे। ठीक, दरोगा के देखिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उससे हम लोग पहले उसको ख़त्म करेंगे। ठीक, तो ये देखिए ये सब सिलेबस है और आपका ये जो दिया हुआ है ना प्रीवियस ईयर का वेटेज जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर टोटल दिया है, देख रहे हैं, सिपाही का है और आपका ऐसे आइएगा तो यहाँ से दरोगा का है। यहाँ देखिए आप, दरोगा का है और ये कब का है, तब उत्पाद वाला है। एग्ज़ाम का डेट देख लीजिए, 18/5/2005 के डेट वाला है, एकदम लेटेस्ट ऐड है। तो ये सब तो कराया ही जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर जो है। अब किसका वेटेज किस में ज़्यादा रहता है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो आप देख सकते हैं। तो पहले हम साइंस को निपटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे क्वेश्चन कितना है, 1127। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन है, देख लिए हैं, देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा है ना। इसको ऐसे भी दिया है इस वेन डायग्राम में, अगर यहाँ देखते हैं देखिए ये इसका है ना, सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 1187 क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1100। मैं एक एक करके सारा को एकदम अच्छा से पढ़ाऊंगा और सबका डिस्कशन को भी अच्छा से डील करूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करते जाऊंगा सब क्वेश्चन में। तो पहले हम इसको समाप्त करेंगे। ठीक, इसके बाद आपको, इसके बाद सेकंड है आपका भूगोल, उसके बाद है इतिहास। देखिए इतिहास, भूगोल और संविधान, ये तो तीनों को हम लोग को करना ही है, देख रहे हैं। इस तीनों का वेटेज देख लीजिए और इस साइंस का, ये दो को अगर कवर कर लेते हैं, इसके बाद देखिए करेंट का 251 क्वेश्चन है। अब तक जितना क्वेश्चन पूछा है उसका डाटा है, तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा वो देख रहे हैं ना। एक बात, परंपरागत जो सामान्य ज्ञान है, यह मतलब आपका एस्थेटिक, वो क्वेश्चन का है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपना आगे। तो ये रहा क्वेश्चन, देख रहे हैं, तो इतिहास का है। तो हम पेज नंबर देख लेते हैं, 300, शायद 300 कितना था साइंस वाला। आगे शुरू से ही चला जाए, चलिए ना शुरू से ही चलते हैं। ठीक, इतिहास का भी तो वेटेज है ही, एक रैक ख़त्म कर लेते हैं। ठीक, और एक एक करके इसे कंटिन्यू चलते हैं। उसके बाद देखते हैं, ना होगा तो दो भाग में हम बांट देंगे क्लास, ये दो को करा देंगे क्लास। एक हो जाएगा जीके वाला और एक हो जाएगा, सॉरी, जीके वाला एगो जीएस वाला हो जाएगा। तो एगो माने जीके से मतलब आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इससे एगो क्लास रह जाएगा, एगो साइंस वाला से रहेगा, ताकि समय तो काफ़ी कम है ना, तो उसको देखते हुए इसको ख़त्म किया जाएगा वैसे। ठीक, 1 मिनट, इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ओ, ज़्यादा इस दबा रहे हैं तो ज़्यादा मोटा उग रहा है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं पाषाण काल से इतिहास से, इससे ज़्यादा नहीं है, 200 के करीब करीब क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, अगर आज ही हम सब समाप्त कर पाएंगे इसको तो समाप्त कर लेंगे आज ही, समझ रहे हैं।
तो चलिए देखिए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्य प्रयुक्ति उपकरण को कहा जाता था। माने काटे उटे का कि कोई चीज उस समय तो ओकरा के कौन सी कहल जाता था उस समय? गणासी अभी कहते हैं ना हम लोग, कुदारी, दाब, चाकू। तो उस समय क्या बोला जाता था उसको? तो उसको गडासा। क्या बोला जाता था? गडासा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, गडासा। गड़ासा हम लोग गणासी भी बोलते हैं, भोजपुरी में देखिएगा ना, गणासा गणासी ऐसे होता है, माने एथी के रहता है। एक मिनट हम बनाते हैं। ठीक, ये लकड़ी का रहता है, एकरे में यहाँ पर दूगो ऐसे रहता है और ऐसे लोहा का ऐसे रहता है। अब शेप कैसा हूँ दे सकते हैं। ये है गणासी। उस समय गणासा इसको बोला जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए, पाषाण काल में उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग माने पत्थर का ही वो लोग बनाते थे, पत्थर उपयोग करके बनाने के लिए किया जाता था। इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आपका पाषाण काल 2500 लाख से 10,000 तक, और उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल, ये 3 भाग में बटा हुआ है। इस काल को बांटा गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। तो पहले पालतू कौन है के बनाया गया? तो देखिए, आज भी कुकुर, उस समय भी कुकुर, सब कुकुर मतलब कुत्ता, समझ रहे हैं ना, उस समय भी वफादार था इसीलिए बनाया लो, और आज भी कुत्ता वफादार होता है। तो कुत्ता को ही पहले मनुष्य ने अपना पालतू जानवर बनाया था, और उस समय गाय का कोई चर्चा नहीं था। ठीक, तो देख लीजिए, नवपाषाण काल में नियोलिथिक युग, देखिए नवपाषाण काल को नियोलिथिक युग बोल रहा है। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। पाषाण काल में आमदगढ़ आमदगढ़ तथा बुर्जहोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम नामक स्थल से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। अब वहाँ हम लोग कैसे जाने कि कुत्ता पालतू था? तो देखिए, आपका आदमगढ़ जोन है, आदमगढ़, आजमगढ़ से रिलेट कर लीजिए। निरहुआ का जो क्षेत्र है आजमगढ़, सांसद बने थे ना, तो वही माने वहाँ उस जगह नहीं है, लेकिन रिलेट करके याद रख लीजिए। आदमगढ़ और बुर्जहोम, ये दोनों जगह पर आदमी जब मर गया तो उसको दफनाया गया ना, तो उसके साथ उसका जो पालतू कुत्ता है उसको भी दफना दिया गया था। माने उसके साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया था। तो उससे हम लोग को लग गया कि वो समय लोग कुत्ता के बहुत मानते था, लोग पालतू बना के रखता था लोग, इसीलिए ई मर गया है तो एक साथे एक कुकुरों को दफना दिया है लोग। तो इससे हम लोग जान गए, समझ गए ना। अब मैं इस तरीके से आप लोग को बोल के समझाऊंगा, तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ सही सही से समझा रहे हैं। देखिए, हम चाहेंगे तो 10 मिनट में 200 क्वेश्चन या 20 को क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नवपाषाण काल, ऊपर में बताए थे ना। नियोलिथिक का मतलब हुआ नवपाषाण काल, जब पत्थर का उपयोग करके बनाने के लिए किया जाता है। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल ये तो ऊपर पढ़वे किए थे। तो ये तीसरा का जोन था नवपाषाण काल को नियोलिथिक पाषाण काल बोला गया। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, मैच करना है। ठीक, मैच मतलब मैच करा दीजिए। कैसे कराइएगा? तो कालीबंगा, कालीबंगा, यहाँ से मैं आपको 2-3 गो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, कालीबंगा चल जाएगा आपका राजस्थान में। देखिए, काली काली चूड़िया, मतलब काली चूड़ी भी यहाँ मिला था, चूड़ी, सॉरी। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। आपका सुरकोटदा, तो सुरकोटदा है आपका भुज, सुरकोटदा। मोदी जी के गाँव है, समझ लीजिए। मोदी जी के गुजराते ना घर है। अब भुज कहाँ है? गुजराते में है। तो सुरकोटदा कहाँ है? भुज में है आपका, गुजरात के भुज वाला, भुज कच्छ में। कोट दीजी, कोट डीजी कहाँ पर है?
तो सिंधु नदी कोट दीजी आ बनावली आपका हरियाणा। हरियाणा को याद रखिएगा, बनावली। ठीक है, बनावली, तो बनावली हरियाणा। तो चलिए आगे देखते हैं बनावली को कैसे कनेक्ट करें हम। आप देखे हैं ये थी आमिर खान का जो मूवी है दंगल, ओकरा में बबली नाम रहता है ना, बबली नाम रहता है शायद, तो वो हरियाणा से ही ना वो लोग हैं, तो उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका कालीबंगा हो गया राजस्थान, इसुरकोटदा हो गया भुज गुजरात, कोट दीजी हो गया सिंधु, और बनावली हो गया हरियाणा। आई होप कि आपको याद हो गया। देख लीजिए यहाँ दिया है ना आपका बनावली राजस्थान, सुरकोटदा भुज, कोट दीजी सिंधु और बनावली हरियाणा। देखिए इतना बार मैं बोल दिया तो याद तो हो जाना चाहिए। 5 नंबर, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से मिला था। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपको सबसे बड़ा का स्नान, नहाए वाला घर, नहान घर सबसे बड़ा का मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक, तो देखिए सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा स्नानगार का प्रमुख स्मारक है। एक ऊंचाई लंबाई देख लीजिए, 11.88 मीटर लंबाई था इसका, 7.01 मीटर इसका चौड़ाई था, और 2.43 मीटर एक गहराई था। इतना फीट गहराई था। इस स्नानगार की फर्श पक्की ईंटों से बनी थी। फर्श जो था ईंटा से बना था एकदम प्लास्टर करके, जिसमें उतरने के लिए 2 तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी। देखिए सीढ़ियों बनाई गई था, जगह स्विमिंग पूल है ना आज के डेट में, ओकरे स्नानगार वही टाइप के बना था। स्विमिंग पूल मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो में का स्विमिंग पूल में नहाता था वो लोग। स्विमिंग पूल बनवा दो, राजा भोजपुरी में गाना है ना एगो, तो उसे रिलेट करिए। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में पानी निकालने के लिए एक नली बनाई गई थी। देखिए हर दिशा को डिसाइड किया गया कि इधर से उतरना चढ़ना है, आईने से पानी का निकासी हो जाएगा। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान के वक्त किया जाता था। प्रोफेसर मार्शल यह शुरू किया था खोदे वाला काम। मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दिया था। ये 1837 में कनिंघम हुआ न, मार्शल 1837 में ही शुरू किया था खोने वोने के काम। तो ये मिल गया था हम लोग का स्नानागार, इसको मिला। ठीक, आगे देखिए, और वो क्या बोला, धर्म अनुष्ठान के लिए उस टाइप का वो स्विमिंग पूल बना था। चलिए आगे देखिए आपका पीलीबग, पीलीबग पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पीलीबग पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है राजस्थान में। देखिए राजस्थान आ गया, तो राजस्थान के कौन था, सुरकोटदा, नहीं सुरकोटदा दीजी तो आपका सिंधु नदी के लगे था। आपका कौन था, कालीबंगा, कौन था, यहाँ से याद रख लीजिए। जब आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कालीबंगा। काली चूड़ी भी यहीं पर मिला था, कालिए बग्गा में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पीलीबग पुरातत्व, पीली पीली चूड़ी ध्यान में रख लीजिए। चूड़ी भी राजस्थान में या पीलीबग भी राजस्थान है। भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह शहर कालीबंगा से, देखिए आगे ना, कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पीलीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जो पीली बग्गा माने पीले रंग की चूड़िया, देख रहे हैं आगे ना, पीले रंग की चूड़िया पीली बग्गा, हरी हरी चूड़िया ना, पीली पीली चूड़िया पहनता था वो लोग। तो यही राजस्थान का। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो वो मिले हैं धौलावीरा में। कहाँ, धौलावीरा में। हड़प्पा के जलाशय के प्रमाण धौलावीरा में। ठीक, हड़प्पा में, तो ये याद रखिए, हड़प्पा में धौलावीरा था, स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा कहाँ का, तो गुजरात के हैं। धार, धार, धार मतलब नदी किनारा, नदी किनारा मतलब समुंदर, समुंदर किनारा, भारत के सबसे ज़्यादा किनारा गुजरात राज्य में ही है। ठीक, गुजरात ही सबसे ज़्यादा समुद्री तट है ना। तो वहाँ से देखिए, हाँ एक और चीज़ यहाँ से जोड़ देता हूँ, धौला, धौला मतलब धन, एक के धन से रिलेट करिए। यहाँ रखिए लोथल, ये तो पता है आपको, लोथल, लोथल गुजरात में ही था।
और लोथल क्या था, एक बंदरगाह था ना बंदरगाह। अब बंदरगाह पर एजा का होगा, लोग धनिक धनिक आएगा ना, काहे कि धनिके लोग ना व्यापार करता है। हम आम आदमी क्या करते हैं, हमने ऐसा आदमी नौकरी खोजेगा, बस नौकरी ले लेनी या सैलरी महीने दिन मिलता। लेकिन धनिक लोग आज भी गुजराती क्या करता है, नौकरी के पीछे नहीं भागता है, व्यापार करता है, काहे कि ओकरा लगे का है, मनी माल है, धनी धनिक है। तो धनिक धनिक से धौलावीरा हो गया। तो धौलावीरा यही लिए गुजरात में है, और ये लोथल जौन है भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। तो यहाँ से देखिए कई गो 3-4 गो क्वेश्चन ऐड कर दिए ना हम। तो ये है आपका, तो ये गुजरात से है आपका। ठीक, आगे देखिए राज कच्छ के जिला में लूनी नदी। लूनी नदी कौन है, ये लूनी नदी ऐसा है ना कि भारत में उद्गम होता है, भारत में ख़त्म हो जाता है, ये कहीं गिरता उड़ता नहीं है। तो याद रखिए, लूनी नदी पूछ देगा तो गुजरात, लोथल पूछेगा तो भी गुजरात। लोथल कौन नदी के किनारे, भोगवा। धौलावीरा गुजराते में है। इतना क्वेश्चन हो गया। इसका खनन कार्य जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े ना, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं, हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो हड़प्पा स्थल से कौन बर्तन चाहिए थी, प्राप्त नहीं हुआ है। तो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जो है हड़प्पा से नाम मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कौन कौन मिला है। तो गहना मिलल है, ताम्र के शीशा मिला है, और आपका बर्तन और पटारी ये मिला है, लेकिन सूती वाला नहीं मिला है, सूती कपड़ा नहीं मिला है। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं डिस्कशन। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं, जैसे आम अभी के डेट में महिला लोग का सबसे पहले गहना, तब पहले तो खाना वाना खाइएगा ना। तो जैसे में कौन कौन वस्तु देखिए, बर्तन, पहले खाना खाइए पेट भरिए, उसके बाद आभूषण, उसके बाद श्रृंगार लगाइए, आपका मंटी का और का होता है ना, कंगन पहनिए, हार पहनिए, झुमका पहनिए, नथिया पहनिए। तो ये सब आपको मिल गया हड़प्पा से, आदि प्राप्त हुए। परंतु सूती वस्त्र जो है ये मोहनजोदड़ो मिला है। देखिए कोई आदमी पहले नहाएगा तो नहाने के बाद सूती के कपड़ा लेता है ना देह पोंछे खातिर। तो मोहनजोदड़ो में का मिलल था, नहाए वाला स्नानागार मिला था बहुते गहिरा, स्विमिंग पूलवा, आ स्विमिंग पूल से निकल के लोग सूती के कपड़ा ले लेता था लोग और पहनता था लोग। तो आई होप कि आपको याद हो गया ही। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है तो एक गो दिख रहा है, ये आप पढ़बे नहीं किए होंगे। आहड़, राखीगढ़ी तो देखबे किए हैं, सुरकोटदा देखबे किए हैं, कालीबंगा देखबे किए हैं। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी तो राखीगढ़ी हड़प्पा के है, हड़प्पा स्थल है। तो देखिए देखिए अहड़गढ़ पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है। क्या है, ताम्र पुरातात्विक तात्विक स्थल है जो दक्षिण में, अच्छा वो दक्षिण में है, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान, वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ था। राखी गढ़ी राखी गढ़ी राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। राखी गढ़ी जो है हड़प्पा स्थल से संबंधित स्थल है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये कन्फर्म हुआ ना आपका, जो हड़प्पा स्थल जो है कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात के हड़प्पा स्थल में राखी गढ़ी है। कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिला में है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा, काली काली चूड़िया याद आ जाना चाहिए, जैसे आगे काली, तो काली काली चूड़िया हनुमानगढ़ जिला वर्तमान के राजस्थान में है आपका। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। अब देखिए कामना के उपयोग, तो लोहा सबसे पहले, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आयल भी है एग्जाम में। तो आपका ये लोहा कौन है, लोहा हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो आपका लोहा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा से गुजरात, गुजरात के अंदर आपका राखीगढ़ी, तो इसे याद होना चाहिए। तो हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में आपका दयाराम साहनी ने, देखिए यहाँ दो गो नाम आता है, मोहनजोदड़ो के
आपका एथी किए थे बनर्जी राम ये तो दयाराम सोहनी हो गए। आऊ बनर्जी थे, कौन बनर्जी थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। वो 1921 में किए, 22 में किए थे। जो किए थे बनर्जी मोहनजोदड़ो के, वो 1922 में किए थे। और 1921 में दयाराम सोहनी ने खोजा है, तो हड़प्पा के खोजा था। ठीक, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। अब कैसा लग रहा है आप लोग को इस तरीके से पढ़ाई? कमेंट करिएगा अच्छा लग रहा हो तो। ठीक, आगे देखते हैं। हड़प्पा के निवासी, हड़प्पा के निवासी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो रखते थे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब विदेश से भी उस समय आपका होता था व्यापार। विदेशी हो गया मेसोपोटामिया। उस समय के लोग भी एकदम दूर दूर तक जाकर व्यापार करते थे, देख रहे हैं ना। तो हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, क्योंकि तो समुद्र के किनारा है, जहाज से चल जाते थे। देखिए, हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा वासी अपना व्यापार जल मार्ग, स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा में बहुत कुछ था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, लेकिन वहाँ पर हड़प्पा शहर जो है डेवलप था। जैसे आज के डेट में मुंबई है, सबसे ज़्यादा वित्तीय राजधानी भी है। तो कितना लोग मुंबई भी बोलता होगा लोग भारत के। उसी तरीके से सिंधु देश का नाम हो गया, लेकिन हड़प्पा शहर जो था फेमस था, तो इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था, देख रहे हैं लोथल, गुजरात वाला। आज भी मोदी जी वहीं से देखते हैं व्यापार करे खातिर लोथल से जाता है लोग ना, भोगवा नदी के किनारे है ही लोथल नदिया, समझ रहे हैं ना। तो लोथल से मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। देखिए, मेसोपोटामिया का नाम मेहुला शब्द बोला गया था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के एथी में। ठीक, आगे देखिए 12 नंबर। निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट को ठीक से उत्तर दीजिए तय करा के। तो देखिए, पहले मिस्र, हाँ पहले मिस्र का था सभ्यता, उसके बाद सुमेरिन, सुमेरिन के बाद था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु के बाद यूनान, यूनान के सभ्यता आ गया। तो पहले मिस्र वाला, मिस्र मतलब का जॉर्डन, जो इजराइल के बगल में है ना। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ इजराइल है, और इधर आपका मिस्र और जॉर्डन ये सब है। तो पहले मिस्र वाला हो गया सब, उसके बाद सुमेरिन वाला, आ सुमेरिन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद लास्ट में यूनान हो गया सब। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें डिस्कशन देखते हैं हम। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, देखिए विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? तो मिस्र की सभ्यता है। कौन है? मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरिन, देखिए वहाँ कन्फ्यूज हो गए थे ना, तो मेसोपोटामिया बोलिए या सुमेरिन की सभ्यता, जिसका कालक्रम 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का मुख्य नगर था। देखिए सुमेर, जैसे कहेंगे हम लोग सिंधु घाटी के सभ्यता का मुख्य शहर कौन था? हड़प्पा, तो इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता। उसी तरह मेसोपोटामिया के पूछ देगा कि मेसोपोटामिया के सुमेरिन जैसा सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन था, तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन हम बता दिए तो नहीं होइएगा, हड़प्पा। तो देखिए, सुमेर इस सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानी सभ्यता का कालक्रम 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक विशाल सार्वजनिक स्नागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? अब इहो गलती करिएगा तो मतलब कहाँ ही बोले हम, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नागार ग्रेट बाथ साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और इसका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में, जहाँ गुरु नानक के जन्म हुआ था, वही वाला लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर। कौन नदी?
तो एक क्वेश्चन हो गया, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे बसा है, दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी। आ गया नाम। तो सिंधु घाटी या मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी 1921 में। विशाल स्नागनार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य, एक क्वेश्चन पूछ सकता है भी मान लीजिए। तो जॉन मार्शल के अनुसार तत्कालिक विश्व का आश्चर्य किसको बोला है? ऐसे पूछेगा, जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य किसको बोला है? तो किसको बोला है? तो जो बात था नहाए वाला स्विमिंग पूल को बोला था। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसको पूजा करते थे भाई सिंधु घाटी के लोग? तो वो करते थे पशुपतिनाथ। पशुपति हमारे भगवान भोलेनाथ शिव। ठीक, तो पशुपति को वो लोग पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी बोल रहे हैं तो समझिए भारत देश हो गया, उसके अंदर राज्य हो गया। उसी तरीके से भारत के जगह पर समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, स्टेट हो जाएगा ये सभी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये वगैरह वगैरह नाम हो जाएगा सब। ठीक, तो वो लोग पशुपति का पूजा करते थे। तो देख लीजिए डिस्कशन, सिंधु नदी के किनारे बसी भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा और नाग की पूजा, नाग शंकर भगवान के नाग जो बैठे रहते हैं वही नाग की पूजा एवं वृक्ष पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, पेड़ उड़ के भी पूछते थे लोग, आज भी हम लोग पूछते हैं ना, ब्रह्म बाबा के देखबे करते हैं, ब्रह्म बाबा खिसियाते हैं तो देखते हैं ना, ले लबेदा करते हैं, तो वही वाला। ठीक, तो आ जाइए 1 मिनट में यहाँ तनी मिलान कर दीजिए। तो अभी अभी बताए थे ना हम, लोथल, लोथल से नाम का मोदी जी अला, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात। रोपड़, रोपड़ हमको नहीं याद है। कालीबंगा देख लीजिए, कालीबंगा, काली काली चूड़िया, हरी हरी ना, काली काली चूड़िया, तो कहाँ वहाँ? राजस्थान, काली काली चूड़िया राजस्थान। तो ये हो गया। और देखिए बी का हो जाएगा आपका रोपड़। रोपड़ जैसे खोपड़, खोपड़ी उखाड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे का? खोपड़ी के उखाड़ देला मार के, तो हमारे 5 ही लोग पंजाबी। ठीक, तो दू का हो जाएगा आपका, 1 मिनट, आंसर तो बी हो जाएगा। तो ये हो गया बी, बी का 3, हाँ पंजाब, पंजाब। तो रोपड़ क्या हो जाएगा? पंजाब। खड़क सिंह की खड़क से खड़कती या खिड़किया, वैसे याद रख लीजिए, रोपड़ खड़क गया, पंजाब। ठीक है ना। और राखी गढ़ी एगो बचिए गया, तो ये कहाँ चल जाएगा? हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। देखिए राखी से याद रखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा किन की संख्या है? पुरुष की संख्या है ना। आप पुरुष लोग क्या बनाता है रक्षाबंधन में? उनको राखी बनाता है, तो राखी गढ़ी, इसको याद रखिए। यहाँ क्वेश्चन होता है ना कि किस देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम है, तो हरियाणा में। कम होने का मतलब का? पुरुष की संख्या ज़्यादा है, महिला के कम है, तो पुरुष ज़्यादा हैं तो उनको राखी ज़्यादा बना जाता है। अब नहीं ना भूलिएगा कभी। तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा, और रोपड़ हो जाएगा पंजाब। आई दूगो तो पहले से कितना देर से बता रहे हैं, लोथल आप गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। आई होप कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा से याद हो जा रहा होगा अभी के अभी। तो लोथल हो गया भोगवा नदी गुजरात, रोपड़ हो गया पंजाब, राखी गढ़ी हो गया हरियाणा, कालीबंगा, काली काली चूड़िया राजस्थान। आगे देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी पर, किस नदी के तट पर स्थित है? अब नदी वाला क्वेश्चन पूछता है भाई, रावी नदी के किनारे पर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है ना। चलिए अब भोगवा नदी पर लोथल। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। देखिए जितना कौन किस नदी के किनारे स्थित है वो सब पढ़ा दूंगा, एकदम डिटो, हमेशा आजीवन याद रहेगा। तो उस तरीके से पढ़ाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक तो नहीं मारते रहिएगा, मनोबल बढ़ेगा। तो हड़प्पा स्थल रावी के किनारे 1921 में एक खोज हुआ था। ठीक, देखिए हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब के प्रांत में मांटोगमरी जिले में, माने रावी, रावी को परूसनी नदी भी बोला जाता है,
रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में राय बहादुर दयाराम सोहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का अन्वेषण किया। यह मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी, तांबे के इकहड़ गाड़ी और गेहूं एवं जौ। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है गेहूं जौ के कहाँ मिला था, तो वहीं हड़प्पा में है। गेहूं एवं जौ के दाने इत्यादि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। पहले क्या हुआ, वहाँ जॉन मार्शल खड़ा हो गए और बोल दिया इनकरा के। दयाराम बोला, दयाराम बाबू तनी जाइए तो खोजिए हड़प्पा में। तो खोजे गए। अब हाथ से लगे कोड़ला के बाद उनका कच्ची कच्ची मिल गया। मजदूरों के आवास माने घर रहे वाला, उर्वरता की देवी मतलब देखिए घर है, मजदूर सब है, तब बनाएगा कुछ उपजाएगा तो वो पूजेगा ना उर्वरता की देवी, जौन मतलब ज़्यादा उपज प्राप्त करा दे हम लोग को, गेहूँ धान ये सभी। तो आवास हो गया उर्वरता के देवी। तो अब ओकरा बाद मूर्ति मिल गए। तो ओकर बाद तांबा के इक्का गाड़ी, तांबा के एगो गाड़ी मिल गया। घूमे उमे आए कैसे आए जाएगा लोग खेत में घूमे खातिर। तो ई कहाड़ी मिल गया और ओकर बाद गेहूँ और जौ के साक्ष्य दाना भी मिल गया। आई होप कि आप लोग को याद हो रहा होगा। चलिए, तो ये आपको भूलना नहीं है। हड़प्पा स्थल, रावी, दयाराम सोहनी, जॉन मार्शल और 1921, ये इतना याद रखना है। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। अब सही उत्तर का चयन करना है तो हम तो चलेंगे आंसर हो रही। चलिए, इतना ज़्यादा है, वो मिलान करना था, दो साइड है। चलिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। वो दो भाग में है तो नहीं ना बुझाएगा। देखिए, सिंधु कोट दीजिए, सिंधु कोट दीजिए पूरा तत्व ऊपर पढ़े थे, पूछा हुआ है ना यहाँ, तो वहाँ पढ़े रहते तो यहाँ भी हो गया। पश्चिम पंजाब में आपका सरायखोला, और रोपड़ भी यहाँ आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, रोपड़ पंजाब। सिंधु कोट दीजिए। और दक्षिणी बलूचिस्तान में बालाकोट पर युद्ध भी हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। और उसके बाद उरी हुआ था। ये सब भूतिया सब करते रहता है। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान में है, जो अभी बलूचिस्तान अलग देश मनाया जा रहा है। जो सलमान खान अभी बोल दिए ना, तो सब कोनों की मिर्चाई लग गया था। बलूचिस्तान देश ये अभी वो लड़ के बना लेगा, एगो देश देख लीजिएगा, बढ़ जाएगा। हरियाणा राखीगढ़ी, हरियाणा में पुरुष की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए वो लोग को क्या पहनना आ जाएगा, राखी बनाए जो पहनना पड़ेगा। याद करने के लिए सब बोल रहा हूँ, कोनो बात दिल पर, गुर्दा पर, फेफड़ा पर नहीं लेना है। ठीक, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो आपका गाय का कोई चर्चा नहीं है। ठीक, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त पशुपति सील पर माने मुहर पर बाघ, हाथी, भैंस, गेंडा। याद रखिए, बाघ हो गया, हाथी हो गया, भैंसा हो गया, गेंडा हो गया, ये सब जानवर के मिला था, लेकिन गाय का उस पर सीन नहीं था। लोथल किस नदी के निकट स्थित है। लोथल कई बार बोल दिया मैं अभी तक, भोगवा नदी के किनारे। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के निकट स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसका खोज कब 1957 में हुआ था। बंदरगाह जो मिला था ना लोथल वाला, गुजरात वाला, 1957 में खोजल गया आज़ादी के बाद। राव जी ने खोजा था लोथल को। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। और सबसे प्राचीन बंदरगाह यही सबसे पुरान था, तब ना फेमस था, सारा कोई व्यापारी यहीं जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लोथल सबसे पुरान है। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा। देखिए, साबरमती आज भी है वहाँ गुजरात में। साबरमती जो नदी है, और भोगवा नदी जो है साबर नदी के सहायक नदी है। इसकी खोज एस आर राव ने की थी। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों, गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका से होता था। देखिए, आज भी दक्षिण अफ्रीका में सोना सबसे ज़्यादा यहीं मिलता है। तो उस समय बताइए, धनिक लोग क्या करेगा, गहने के न अथी के व्यापार करेगा। आज भी मोती जो होता है गुजराते में होता है, हीरा उरा के कटिंग डिजाइन।
आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन इसे कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। रोपण पंजाब, लोथल गुजरात, कालीबंगा, काली काली चूड़िया राजस्थान। तो बाला इहे नु एगो अलग लौकता बालाथल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देख रहे हैं, बालाथल हो जाएगा आंसर। बालाथल सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेचड़ नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्र पाषाणिक काल स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962 से 63 में, देखिए 1962 हम लोग का चाइना से युद्ध हो रहा था, उस समय देखिए एक और खोज हुआ था। डॉक्टर बी एन मिश्रा द्वारा की गई थी। वैकल्पिक सिंधु के आधार पर देखिए लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब। तो देख लीजिए बालाथल राजस्थान से कनेक्ट करके रखिए, ठीक है। कहाँ? उदयपुर जिला में बालाथल गांव, वहाँ पर देख रहे कितना अंदर तक है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? अब जोतल कहाँ जाए? जहाँ पर काली काली चूड़िया मिली। तो जोते वाला काम आपका काली काली चूड़िया। यहाँ पर जोतल माने जोते हुए खेत का प्रमाण राजस्थान में मिला है, ठीक है। तो जोते हुए खेत सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। काली का मतलब हो गया कालीबंगा, काले रंग की चूड़िया। राजस्थान के गंगानगर जिला स्थित इस नगर की खोज 1952 देख रहे हैं, इसमें आपका अमलनंद घोष ने किया। यह प्राचीन नगर सरस्वती और द्रोणसी नदियों के बीच स्थित है। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे और खेत का साख सबसे महत्वपूर्ण है। माने इसमें हल से जुते हुए खेत की साख सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी। मतलब हल जैसे बैल वाला जो था, तो हल तो ऐसे होता है, तो ऐसे सीधा नहीं, आड़ी तिरछी हेंगा हेंगा एकदम लहरिया काट ओम्फो वाला ये लोग खेत जोता था लोग, ठीक। ओम्फो, जो ओम्फो समझ रहे हैं ना, जिसमें दो फसलों के एक साथ बोए जाने वाले अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। देखिए जोतत समय मतलब 100 गुड़ाल गई है, वो भी मिला, साक्ष्य मिला था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित है किस चीज़ के? तो आपका खड़ी, सेल खड़ी का था। ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी के मोहर था। ओकरा पर बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा। देख रहे हैं, बैल, हाथी, भैंसा, पशु, कुंबड़ वाला बैल, श्रृंगी पशु, हाथी, भैंस, ये सब का फोटो मिला था, लेकिन गाय का चिन्ह नहीं मिला था। आगे देखिए, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। अब क्या परंपरा है? तो दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती, समझ रहे हैं। मेसोपोटामिया या सुमेरी बोले तो ओकर मतलब है कि उपजाऊ भूमि, ठीक। दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती से है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। बोले ना स्विमिंग पूल में नहा के आइएगा तो सूती के कपड़े ना खोजते हैं, गमछी और लपेटते हैं, तो उसी से कनेक्ट करिए। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से मिला है, स्विमिंग पूल वाला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। कौन? राखल दास बनर्जी किए थे 1922 में मोहनजोदड़ो के। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किसके? रावी के। सिंधु, देखिए स से सूती वस्त्र मतलब स्विमिंग पूल मतलब स्नानागार के मतलब मोहनजोदड़ो। इतना कनेक्ट करके याद करिएगा ना, जीवन में कबो ना भूलिएगा। हर क्वेश्चन को मैं ऐसे ही रिलेट करूँगा, तो भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? किस धातु के? तो तांबा के। कौन सी के? कांस का किया गया था, ताम्र ना, कांस का।
आपका सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, जो तांबे और रंगे टीन का मिश्रण था। देखिए अब कांस्य कैसे याद करिएगा, तो मैं आपको याद करा दूंगा एकदम इजी तरीका में। कैसे? देखिए कोई भी खेल होता है, जैसे कि ओलंपिक होता है, ओलंपिक तो मेडल भारत जीतता है या कोई भी देश जीतता है, तो सबसे ज़्यादा क्या जीतता है? कांस्य जीतता है। गोल्ड तो सबसे ज़्यादा जीतता नहीं है लोग, सबसे कम गोल्ड जीतता है लोग, ओकरा बाद सिल्वर जीतता है लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा 3 नंबर पर किया आता है कांस्य वाला, कांस्य पदक वाला। तो सबसे ज़्यादा जीतता है लोग कांस्य, तो इसी से वो लोग कांस्य का यूज करते थे। ये लोग जानते थे सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोग कि सब कांस्य सबसे ज़्यादा जीतेगा, यही से चलो अभी से यूज करते हैं ज़्यादा। देखो वो लोग पहले ही जान गए था भविष्य के काल। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर नदी जो है, घग्गर के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा के। चलिए, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? कौन नहीं था ये देखना है। तो आपका विशिष्ट मूर्ति की पूजा, ये मूर्ति की पूजा माने खास करके नहीं था उस समय। अभी ना मंदिर वंदिर बन रहा है, उस समय मंदिर वंदिर नहीं बनता था, नॉर्मल पूजा करते थे लोग, पेड़ पौधा, ब्रह्म बाबा के, पशुपति जी के, नाग के, उर्वरका शक्ति के, उस सब के करते थे। देखिए मातृत्व देवी की उपासना, हाँ इनको करते थे ये लोग। आपका लिंग एवं योनि की पूजा, हाँ जो अभी भी असम में जो है ना कामाख्या देवी, वहाँ पर होता है योनि की पूजा। पशुपति, वृक्ष, नाग की पूजा, पशुपति की भी, वृक्ष ब्रह्म बाबा वाला, और नाग शंकर भगवान की वो थी नाग, सांप, उनका भी पूजा करते थे लोग, लेकिन कोनो खास किसी मूर्ति का पूजा नहीं होता था। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? रोपड़, पंजाब से नाम कहा जाना चाहिए रोपड़। तब देखिए रोपड़ कामना में है। अब सराय खोला था, देखिए सराय खोला यहाँ भी था, तो ये पंजाब में था। ठीक, कालीबंगा आपका तो उधर था ना, कालीबंगा काली काली चूड़िया राजस्थान वाला। हड़प्पा गुजरात में था, तो उधर नहीं होगा। तो देखिए साय खोला, हड़प्पा, रहमान ढेरी और जलीलपुर, जलीलपुर देख रहे हैं एकदम जलील कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं पंजाब में ऐसे खास करके बहुत अच्छा अच्छा जगह है घूमने वाला, आपका स्वर्ण मंदिर वहीं पर है। लेकिन जलील कनेक्ट करने के लिए हम एगो चीज़ कहेंगे, दिल बना लीजिएगा, पंजाब में थोड़ा ड्रग्स व्रग्स का तो नहीं ज़्यादा केस मिलता है ना, तो वो क्या कर रहा है लो, जलील कर रहा है लो देश के, तो जलीलपुर कह दिए उसी लिए। ठीक, और सराय खोला, सराय खोला, रोपड़, रोपड़ भी पंजाबी कहता है, एकदम खोपड़ी खोल देगा लोग। हड़प्पा भी वहीं का, रहमान ढेरी भी वहीं का। तो सैंधव सभ्यता स्थल पंजाब में है, तो यही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए सैंधव स्थल हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलालपुर आदि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। ओ पाकिस्तानिया ही साला तो ये अपने जलील करके रख ले है पूरा दुनिया में। तो ये पंजाब वाला, पंजाबी पाकिस्तान वाला पंजाब कह रहा है, पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता नगर की खोज खुदाई से हुई, इसे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता कहते हैं। इस काल में 3500 से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली आदि इसके प्रमुख स्थल हैं। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मतलब मृतकों का टीला, लाशे के एकदम पहाड़ बनैले था। मोहनजोदड़ो का माने शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो फिल्म जो था इसका, ऋतिक रोशन जो थे, तो उसमें जब बाढ़ आता है तो देखते हैं एकदम दबा जाता है एकदम, लाश के जो हड्डी कंकाल होता है ओकरे से, तो इसीलिए मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। 1922 में, 1 मिनट, 1922 में राखल दास बनर्जी आई का दे है, 1922 राखल दास बनर्जी द्वारा करवाया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब में, यहीं पर स्विमिंग पूल था। पंजाब के प्रांत में ललकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार था। ठीक, नहाई वाला खोजबे किया है सब। पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी कहा।
चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो आपका लोथल है। कौन है? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो आपका लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राजस्थान में स्थित है और बंदरगाह नगर और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये तो कई बार बता दिया मैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोदी, देख लीजिए आजकल बड़ा अपोजिशन वाला यूज करता है गोदी मीडिया, तो वही गोदी डाइकयार्ड था, गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। तो ये कहाँ आपका डाइकार्ड मतलब का हुआ? जहाज वाज लगावे वाला। अब बंदरगाह के लगे न लगेगा, लोथर में बंदरगाह था तो यही हो जाएगा। अब मोदी गोदी वैसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कोई दिल गुर्दा पे बात नहीं लीजिएगा मेरा, गोदी वाला बात। ठीक। सिंधु सभ्यता के लोथल माने गुजरात स्थल में गोदी मतलब डाइकार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल प्राचीन काल में एक फलत व्यापार है। चलिए, अब मोती हीरा वाला ये सब व्यापार वहीं जैसे न होगा, अफ्रीका से होता था। आगे देखिए, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन का था, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की आपका पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो आपका यजुर्वेद करता है। कौन? यजुर्वेद आपका धार्मिक जो कर्मकांड पूजा पाठ वाला जो था आपका यजुर्वेद में होता है। सामवेद में गाना वाना गावे वाला, ठीक, ये यो हनी सिंह वाला ये सामवेद में आ जाएंगे। और अथर्ववेद में जादू टोना आ जाएगा। जादू टोना जितना लोग करता है अथर्ववेद से सीखता है लोग। तो यजुर्वेद धार्मिक अनुसंधान पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपाद वेद व्यास है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को संहिता कहा जाता है। ठीक है। यजुर्वेद यज्ञ, यजुर्वेद जो था यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखल गया है। देखिए, गद्य पद्य दोनों में लिख दिया गया क्योंकि एक में यज्ञ का काम होता है। गद्य ना तो उस पंडित जी बोलते हैं संस्कृत लेकिन बुझाता ना है, तो पद में समझ लीजिए, तो गद्य पद। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो सबसे पहले उपनिषदों की रचना, सबसे पहले उपनिषद के रचना भइल। ठीक। अब हम एक डेटा नहीं पढ़ेंगे। बुद्ध की प्रमाणिक निर्वाह तिथि 483 BC, अशोक का शासनकाल 268 BC से 332। चलिए हम और देख लेते हैं आगे। 34, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। 1 घंटा का क्लास रहेगा, 1 घंटा में जो क्वेश्चन करते हैं कर लेंगे। ठीक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तब कर दीजिए सुमेलित। ब्रह्मचर्य, तो 75 से देखिए माने किस उम्र में आपको क्या करना चाहिए वही चीज़ ही बता रहा है। तब 75 से 100 के बीच अपना ही सब लोग बूढ़ा लोग ना राम राम करते रहता है लोग। अब गृहस्थ जीवन, तो गृहस्थ जीवन में आपका 1 मिनट डी आंसर है ना, तो ये रहा 1 के ए, 2 के बी, 3 के सी। तो देखिए ए, तो 1 ए है आपका माने ब्रह्मचर्य जीवन जन्म से 25 तक ब्रह्मचर्य रही है एकदम, कोनो लफड़ा शूटिंग ना, कोनो लड़की बाजी ना, मेन एजेबे खा जा रहा है लोग। ब्रह्मचर्य रहेगा कोई 25 साल तक सब खोजे लगता है, लेकिन रहना है। गृहस्थ जीवन 25 से आपको 50, माने जिम्मेवारी, घर के जिम्मेवारी आ जाता है ना 25 के बाद, बाबू कमा ना तो खुदे लाज लगेगा आपको कि कैसे बाबू से पैसा मांगे, तो ये हो जाएगा गृहस्थ जीवन। अब वानप्रस्थ माने 50 से 75, इस समय कमा धमा के ढेर पैसा हो जाए तब वन में चाहे कहीं घूमे जाइए। आ संन्यास कब लेता है लोग? 75 से 100 के बीच संन्यास ले लिया जाता है। तो यही क्रम है, तो आई होप कि याद हो गया आपको। आगे देखिए, छांदोंग उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। अब देख लीजिए वो सब है लिखा हुआ है चीज़, मिलान करिए। तो मिलान कैसे हम करेंगे? ऐसे करेंगे यहाँ से। चलिए ए है, सब ठीक है, एक सामने सामने है, ये आंसर है। ठीक। तो कल्प मतलब यज्ञ, यज्ञ कल्प माने यज्ञ, आपका यज्ञ ऋग्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ का चर्चा था ना, तो कल्प
छंद शब्दों की उत्पत्ति, छंद मतलब शब्दों की उत्पत्ति। निरुक्त मतलब मंत्र, देखिए निरुक्त मंत्र। शिक्षा मतलब उच्चारण, शिक्षा के उच्चारण। चलिए आगे देखिए। वेद हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वैदिक अध्ययन के लिए छह विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहते हैं। तो पूछ देगा वेदांग की संख्या कितना है, तो 6 गो है। तो यही सब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये सब है। तो शिक्षा में वेद मंत्रों की उच्चारण है। शिक्षा में कल्प में यज्ञ की संबंधित है। व्याकरण में आपका प्रत्यय, स्वर, शब्द का बोध होना। निरुक्त शब्दों का अर्थ। ज्योतिष काल का ज्ञान। छंद वैदिक मंत्रों का पाठ। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र, जो अभी हम पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह के लिखा है? तो विश्वामित्र ने लिखे हैं। आपका ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ये पूछ सकता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से 3रा मंडल में है, जो सविता को समर्पित। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। वेद के 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। तीसरा जो सविता को समर्पित था, तीसरा सविता को समर्पित था। आगे देखिए। आपका संग्राहित का अर्थ होता है, तो संग्राहित का है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, संग्राहित मतलब कोषा करिए, कोष के अध्यक्ष द्वारा उसको संग्रहित करिए। संग्राहित कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता है। समझ रहे ना? कोषाध्यक्ष क्या करता है? खजाना जितना था, ऐसे रिलेट करिए। लोथल्स में जो मोती हीरा का अफ्रीका से होता था, वो ले आके क्या करते थे लोग? संग्रहित करके ओकर मतलब कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है। ओकरा के तुम देख रेख करो, कोनो चोर आके चोराए ना, तो माने करने वाला था। और भागदूत का संग्रह अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिली है। चलिए आगे देखिए। यज्ञ की देख रेख कौन करता है? अब बताइए क्या करता है? तो आपका ब्राह्मण करते हैं। पंडित जी लोग ना पूजा वूजा कराते हैं, तो देख रेख क्या करेगा? पंडित जी करेंगे। तो वहीं ब्राह्मण। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञ थे। तब जैसे कि विशेषज्ञ सामवेद की ऋचाओं का गाना करने वाले को उद्गात बोला जाता था। अर्धायु मतलब यजुर्वेद का पाठ करने वाला, यजुर्वेद के पाठ करने के लिए अर्धायु। अहोत्री ऋग्वेद के पाठ करने वाले को। ब्राह्मण यज्ञ को। तो देखिए इसे याद रख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन है? सामवेद, सामवेद। आई हो जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये हो जाएगा ऋग्वेद, यहाँ लिखा हुआ है। आई हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक, ब्राह्मण यजुर्वेद। तो इसे आपको याद करना होगा। आगे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? अब वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन नहीं है? ब्राह्मण तो था, और नैक भी होगा, उपनिषद भी होगा। वेदांग नहीं होगा, वेदांग अलग चीज़ है। 6 गो वेदांग है। ठीक है, वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेद को समझने के लिए वेदांग का माने बनाया गया। इनकी कुल संख्या 6 गो है। वेदांग की संख्या कई गो है? 6 गो, जिसका नाम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष था, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जातुई माया और वशीकरण, जादू टोना, ये सब अथर्ववेद में था ना? अथर्ववेद में था जादू टोना वाला। असम वेद में गाना वाना गावे वाला। ठीक है, वही चीज़ है जादू टोना, आपका अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिस्थापित की? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने किया? तो मनु ने। देखते हैं ना, दलित लोग आज भी मनु द्वारा मनुस्मृति को क्या जलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया? उसके पहले कर्म के आधार पर सबका बांटा गया था कि कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है।
लेकिन मनु का किए उसको जन्म से कर दिए, जो जिस घराना में जन्म होगा वही काम करेगा। तब वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में आया है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति समाज में 4 वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैदिक एक मिनट वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर, वैदिक काल में उस समय आपका वो कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। देखिए एक मिनट देखिए, मनु स्मृति जो मनु लिखे ना, मनु, यह आपका वैदिक काल में लिखे थे। अब वैदिक काल में कर्म के आधार पर सबको मिलता था, तब मनु जी सही लिखे हैं, हमारे मनु स्मृति में सही लिखा गया। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उस समय सबको, समाज को बांट दिया गया जन्म के आधार पर, 4 वर्णों में बता दिया गया। सर्वप्रथम वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक, वर्ण अब उस समय कर्म के आधार पर सब मिलता था। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोलेंगे ना, तो बोलना शुरू करेंगे तो ढेर कुछ बोला जाएगा, विवाद हो जाएगा तो मारपीट होने लगेगा, हम जो नहीं चाहते हैं। ठीक है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र कितने दिन तक चला? कितना? 18 दिन तक चला था। महाभारत 18 दिन तक चला था। जय सिंह नेहता नाम था इसका। और देखिए, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा। चलिए हम 50 को क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले, कुरुक्षेत्र युद्ध कौरव और पांडव के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ठीक, सारा लड़ाई हरियाणा में हुआ था। उस समय भी हरियाणा में पानीपत, सोनीपत सब हरियाणा में है, वहाँ भी युद्ध लड़ा गया था, बाबरा लड़ा था कि ना। प्राचीन भारत में पागल पालागल क्या था? प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो एक संदेश वाहक था। कौन था? संदेश वाहक। जैसे पागले के न कोनो काम दे दिया जाए, पागला के भेज दो, पहुंचा देगा, संदेश दे देगा, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। पालागल कौन होता था? संदेश वाहक को पालागल बोला जाता था। पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है अब कि पालागल जोन है कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब आइए महाजनपद से कुछ क्वेश्चन। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स के। कौशाम्बी कहाँ के? वत्स के। देखिए, हम सब जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हम देख लेते हैं एक बार। ये एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन हुआ है ना। वत्स कौशाम्बी की राजधानी है, और काशी के राजधानी वाराणसी है, कौशल के राजधानी श्रावस्ती है, कुरु के इंद्रप्रस्थ। फिर से वत्स जौन था, देखिए, और याद करके हम एगो ट्रिक बता दे। देखिए यहाँ वो लिखा है ना, एक लास्ट में देखिए ब है, तो यो मतलब का है, चचेरे मौसेरे ना भाई होता है। ई ब लिखिए चाहे वो लिखिए, ये चाचा मौसा वाला भाई है, दोनों चचेरा है। ठीक, कजन वाला। तो ब से शुरू होता है, ये लास्ट में एक ब है, तो इसे याद कर लीजिए, वत्स कौशाम्बी। काशी, ई तो भूलना नहीं चाहिए आपको, काशी वाराणसी ई तो भूलना नहीं चाहिए, गलत बात हो जाएगा भूल जाइएगा तो। कौशल श्रावस्ती, कौशल क्या है? श्रावस्ती। कुरु इंद्रप्रस्थ के हैं, कुरु क्षेत्र इंद्रप्रस्थ के। इंद्रप्रस्थ में ही न जाके युद्ध लड़ा गया था, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है। चेदी आपका शक्तिमती, चेदी का राजधानी शक्तिमती। मगध के तो ये भूलने वाला है ही नहीं, आपका राजगीर बिहार में। मल्य आपका कुशीनगर, मल्य कुशीनगर, यहीं पर बुद्ध भगवान के अंतिम दिए थे उपदेश, कुशीनगर में ही उनका मृत्यु हुआ था। तो ये मल्ल, वहाँ पर मल्ल की राजधानी कुशीनगर। और सूरसेन मथुरा, सूरसेन के राजधानी मथुरा। अंग चंपा, अंग ये चंपा जो भागलपुर वाला है, ठीक है, भागलपुर में है ये अंग चंपा। तो कर्ण यहीं पर अंग राज कर्ण यहीं बने थे राजा भागलपुर में, तो याद कर लीजिए अंग का राजधानी चंपा। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अब बताइए भाई किसने किए थे? तो हमारे उदयन किए थे। अपना बाबूजी के मार के बनल थे राजा, तो सोचे कि चलो पटना की स्थापना कर देते हैं, ना तो यहाँ के लोग गरी आएगा कि बाप के मार के बनल है राजा, तो यही लिए राजधानी चेंज कर दिया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 5वीं शताब्दी में
उदयन ने की थी। इसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र को अब तक पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। चलिए 1 घंटा क्लास हो चुका और ये 4 को क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, 50 को हो जाएगा। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था, राजगीर का था। वैद्य कहाँ के था? राजगीर। नीतीश चाचा के घर कहाँ है? राजगीर नालंदा वाला। तो उसे याद कर लीजिए। इनका वैद्य जो राजवैद्य था, राजधानी देखिए बगले में ना है पटना, और ये थी यहाँ से चल के जाते थे। हालांकि उस समय राजधानी राजगीर था, तो वहीं के थे यह। मगध जानपद के हर्यक वंश इस समय हुआ था। संस्थापक बिंबिसार राजवैद्य जीवक की 5वीं शताब्दी में पूर्व में था। चलिए वे राजगीर नालंदा में क्या था? वैद्य के ही सबसे ज़्यादा होते थे, तो उसे रिलेट करके रखिए। चलिए आगे देखिए। कौन सा जनपद 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली? सबसे शक्तिशाली कौन? मगध ही न था। अशोक एकदम मगध पूरा मजबूत बना दिए थे। मगध जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजन में सबसे ज़्यादा था, इसीलिए सबको एक तरह से को मानता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। देखिए इस मगध इस वंश का सबसे अंतिम था बृहद्रथ। ठीक है, कौन वंश था भाई? मौर्य वंश का अंतिम राजा आपका बृहद्रथ था। 48 नंबर आ जाइए भैया। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य के कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो ये बसा है पाटलिपुत्रा। कौन बसा है? पाटलिपुत्रा। आगे देखिए, आगे देखते हैं अब। अंग चंपा, ये तो भूलना नहीं चाहिए ना। अंगराज कर्ण कहाँ से? भागलपुर से। चंपा काशी, मतलब काशी वाराणसी। कौशल कौशाम्बी। वत्स, 1 मिनट। व से यहाँ शुरू होता है, यहाँ से ख़त्म होता है। चाचा मौसेरा, 4 के डी हो जाएगा। आपका ये कौशल हो जाएगा श्रावस्ती। देख रहे हैं ना कन्फ्यूजन? तो याद हो गया ना। अब मिला लीजिए कौन वाला है, पता ना कौन है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए 16 महाजनपद के यहाँ दे दिया है। 16 को है ना, तो इसको हम देख लेते हैं। 16 के देख लेते हैं भैया। तो 16 को में हम कौन कौन याद कर लें? अंग चंपा, भागलपुर, कर्ण, ठीक है। मगध राजगीर, ठीक है। मल्ल आपका वहीं कुशीनगर वाला, यहीं पर ना बुद्ध भगवान के हुए था अंतिम। तो मल्ल याद रखिए। काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, पंचाल आपका अहिछद्र या कामपेली कुछ लिखा है। चलिए कुरु इंद्रप्रस्थ। वज्जिका विदेह आपका मिथिला या वैशाली बोल सकते हैं। वज्जिका राजधानी वैशाली था, या विदेह बोलिए या मिथिला बोलिए। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य का राजधानी विराटनगर था। वत्स्य कौशाम्बी, वत्स्य मत्स्य है, वत्स है कौशाम्बी। सूरसेन मथुरा। चेदी आपका शक्तिमती। अस्मक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दक्षिण भारत के एकमात्र मतलब जनपद है अस्मक। पुतली इसका राजधानी, यही पूछा हुआ है कई बार। अवंती, उज्जैन और महिष्मती। यही अवंती महिष्मती जो थी बाहुबली वाला, वही वाला। तो अवंती की राजधानी उज्जैन। गंधार तक्षशिला, गंधार जो गंधारी थी उन्हीं के नाम पर है। शकुनिया के घर गंधारे में था। तो तक्षशिला या आपका पुष्प लावती। कंबोज हाटक या राजपुर। कंबोज का राजधानी कहाँ था? हाटक या राजपुर। अब अंतिम क्वेश्चन, अवंती की राजधानी देखिए ऊपरे पढ़े हैं आप। तो अवंती की राजधानी आपका उज्जैन। देखिए बाहुबली देखिएगा तो अवंतिका ही नाम रहता है हीरोइनिया के फर्स्ट वाला पार्ट में। तो अवंतिका से उज्जैन को ध्यान रख लीजिए। 50 क्वेश्चन हो गया मेरा, ठीक है। इसको इसी तरीके से कल कोशिश करेंगे थोड़ा तेज में पढ़ाने का, क्योंकि 1 घंटा में 50 क्वेश्चन ही कोनो शोभा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ना होगा ना, ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम है अभी सर पे, तो सारा सब्जेक्ट खींचना है। तो कैसा लगा कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा ताकि मनोबल बढ़ जाए। लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय। 1 मिनट।